नमस्कार, प्रणाम मैम। आपका अपना विशु राय हाजिर हुआ आज फिर एक नई कहानी के साथ। साथियों, एक ऐसी कहानी के साथ जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज की जो समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसी ही घटनाओं में से एक घटना आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो साथियों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। गाजियाबाद की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मीनाक्षी रहता है। मीनाक्षी काफ़ी खूबसूरत लड़की। बचपन में जब वह 10 साल की रहती है तो उसके पिता का साया उसके सर से उठ जाता है और उसका एक बड़ा भाई भी रहता है। अब उसका बड़ा भाई किसी तरह से एक छोटी सी दुकान चलाकर अपनी बहन को पालता पोसता अपनी माँ के साथ मिलकर किसी तरह से अपना जीवन यापन करता। अब धीरे धीरे जब मीनाक्षी 20 साल की हो जाती है, अब भाई मेहनत कर पढ़ाता लिखाता था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद अब खुद उसका भाई अपनी शादी करता है, उसकी माँ उसकी शादी कराती है। शादी कराने के बाद अब घर में एक भाभी आ जाती हैं। अब जो थोड़ी बहुत खुशियों की कमी थी वो धीरे धीरे पूरी होने लगती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी दौरान गाज़ियाबाद सिविल लाइन का रहने वाला अंशुमान अंशुमान अपने घर का एकलौता लड़का रहता है। अंशुमान के माता पिता का काफ़ी बड़ा बिजनेस रहता है, व्यापारी रहते हैं। लेकिन अब जो मीनाक्षी का भाई रहता है, एक दिन अंशुमान के घर अपनी बहन का रिश्ता लेकर जाता है। अब इधर अंशुमान काफ़ी पढ़ा लिखा रहता है, काफ़ी दयालु किस्म का इंसान रहता है। अब जब उसके माता पिता से मिलता है अंशुमान के और बातचीत करता है तो कहीं से अंशुमान भी वहाँ आ जाता है। अब इससे पहले कई रिश्ते अंशुमान के लिए आए थे, लेकिन सारे रिश्ते उसके घर वाले, उसके माता पिता नापसंद कर देते थे। लेकिन जब अंशुमान मीनाक्षी से भाई से मिलता है और जब लड़की की फ़ोटो को देखता है तो उसे लड़की ये कहीं नज़रों में पसंद आ जाती है। वह उसे पसंद करने लगता है और घर वालों से कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है। अब घर वाले बार बार कह रहे थे कि वो मीनाक्षी का जो भाई है वो दहेज कम देगा, वो मिडिल क्लास का आदमी है, वो इतना पैसे वाला नहीं है, हमारी इज्जत का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। लेकिन अंशुमान उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, घर वालों को किसी तरह से मनाता है। अब साल 2010 में दोनों की, अंशुमान और मीनाक्षी की शादी हो जाती है। धीरे धीरे 3 से 4 महीने काफ़ी हंसी खुशी दोनों के जीवन को गुजरता है। लेकिन इसी बीच अब जो सास रहती वह बार बार खफा रहती अपनी बहू से और बहू को ताने मारा करती थी। अब धीरे धीरे घर की कहानी शुरू होती है जो हर घर में लगभग होता है। अब सास बहू में धीरे धीरे झगड़े होने लगते हैं। सास बार बार उसे ताना मारती थी कि तुम्हारे माँ ने, तुम्हारे भाई ने मुझे क्या दिया है, मेरे रिश्तेदार मुझे ताना मारते हैं, मेरे लोग मुझे बहुत कुछ कहते हैं। अब इधर लड़की परेशान रहती, वह भी सोचती कि काश मेरा पिता होता तो मेरी ये हालत ना होती, कोई कहने वाला ना होता। एक भाई कितना कमाकर घर चलाएगा या फिर बहन की शादी करेगा। किसी तरह से एक भाई अपनी बहन की शादी करता है, लेकिन लालची सास दहेज की लालच में बार बार उसके साथ प्रताड़ना करती है। अब साथियों, प्रताड़ना की हालत इस स्तर तक चली जाती है कि अब बहू उस घर में रहना ही नहीं चाहती थी। लेकिन जाए तो जाए कहाँ, मायके वाले इतने संपन्न नहीं रहे थे कि अपने माँ बाप के साथ रहे। अब इधर उसका पति अंशुमान भी अपनी पत्नी और अपनी माँ को समझा समझा कर थक चुका था। अब इसी दौरान एक दिन अंशुमान अब दिल्ली के एक क्षेत्र में, नरेला में, वो एक कंपनी में जॉब करने के लिए जाता है और वहाँ जाकर जॉब करने लगता है। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी एक बेटी को जन्म देती है। बेटी को जन्म देती है तो परिवार में और भी खुशियों की जगह कलह शुरू हो जाती है। अब सास को लगता है कि सारा पैसा अब इसकी बेटी की शादी में लगेगा, सारी संपत्ति इसकी बेटी की हो जाएगी। अब सास के मन में तरह तरह की लालच आने लगती है। अब वो बेटी के साथ बहू को रखने को तैयार नहीं थी। और इधर अंशुमान जब सुनता है कि माँ का स्तर इतना गिर चुका है कि उसकी माँ अब अपनी बहू को और अपनी नतनी को भी, यानी छोटी सी बच्ची को भी पसंद नहीं करती है, तो आके अपने माँ से बातचीत करता है। तो उसकी माँ कहती है कि एक काम करो, तुम अपनी मनपसंद पत्नी को लेकर अपने साथ ही रख लो, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, या फिर तुम भी घर से निकल जाओ। अब इधर जब इस तरह की एक बेटा बात सुनता है
तो अपनी नज़रें झुका लेता है और रोने लगता है कि एक माँ अपने बेटे को इस तरह की बातें कह रही है। अब इधर अंशुमान अपने बेटी और अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली के नरेला में चला जाता है। नरेला में जाने के बाद एक किराए का मकान लेता है और वहीं रहने लगता है। धीरे धीरे बेटी बड़ी होती है, समय बीतता है। कभी अपनी बेटी और अपनी पत्नी को लेकर गांव भी जाता था, गाज़ियाबाद गांव में भी जाता था। एक दो दिन रहता था, लेकिन फिर वहाँ वही पुरानी किस्से कहानियाँ शुरू होती थी। माँ बाप देखना नहीं चाहते थे, तो वहाँ से फिर से अपने दिल्ली लेकर चला जाता है। अब इधर उसका परिवार, मीनाक्षी के माता और उसका भाई और उसकी भाभी खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमेशा अक्सर दिल्ली आते जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे साल गुजरता गया, साल दर साल गुजरता गया। आज आता है साल 2020, यानी कि कोविड का वह दौर जिसमें हर इंसान परेशान था। किसी ने अपनी माँ को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने बहन को खोया, किसी ने अपने रिश्तेदारों को खोया, कहीं कहीं तो पूरा परिवार ही साफ हो गया। अब इसी दौरान अंशुमान मात्र 15 से 20 हज़ार कमाने वाला व्यक्ति किसी तरह घर चलाता था और अपना गुजर बसर करता था। अब इसी दौरान उसकी हालत बेहद बिगड़ जाती है। अब इधर अंशुमान की बीवी उसे लेकर एक सरकारी हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी कि वह एडमिट भी नहीं होता। अब वो रोती भी लगती। अब उसे लेकर के वह एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ पर भीड़ देखकर अब उस परेशान हो जाती है। परेशान होकर अब अपने सास ससुर को फ़ोन लगाती है, अपने भाई को फ़ोन लगाती है। तो उसका भाई कहता है कि एक काम करो कि तुम मेरे यहाँ लेकर चले आओ, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, मैं उसका इलाज कराता हूँ, गांव में चली आओ, तुम सही हो जाओगे, तुम्हारा पति सही हो जाएगा। अब इधर अंशुमान की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अब अंशुमान की मीनाक्षी यानी कि उसकी पत्नी सोचती थी कि ये अपनी बेटी की सुरक्षा करे या पति की। यानी कि कोविड के दौर में कोई भी अपना नहीं था, सभी लोग पराये हो चुके थे, कोई किसी व्यक्ति को छूना तक नहीं चाहता था। अब मीनाक्षी इस दौर में अपने पति का साथ देती है और अपने पति को और अपने बेटी को लेकर दिल्ली से अपने गाज़ियाबाद अपने भाई के कहने पर एक हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए एम्बुलेंस करती है। लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब मौत का साया, मौत का दर्द अपने पति का मीनाक्षी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब दिल्ली में ही अपने पति का दाह संस्कार करती है। घर वालों को फ़ोन करती है तो माँ बाप अपने बेटे को देखने भी नहीं आते हैं। अब इधर जो मीनाक्षी रहती है वो अपनी बेटी को लेकर टूट जाती है। बेटी को किसी तरह से लेकर उसी नरेला में कुछ दिन रहती है। उसके बाद उसका भाई आता है लेकर, अपने घर चला जाता है। अब कुछ दिन, करीब महीने 2 महीने अपने मायके रहती है। लेकिन इस दौरान कई बार उसकी तबीयत खराब हो जाती, वह सदमे में रहती। अब उसका भाई उसकी दवा वगैरह कराता। अब धीरे धीरे हालत फिर पटरी पे आती है, हालत सुधरने लगती है। अब मीनाक्षी को लगता है कि अब उसे अकेले ही जीना है अपने बेटी के लिए। वो बेटी को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था। एक दिन वह फिर अपने भाई को लेकर अपने ससुराल जाती है कि काश उसके सास ससुर कुछ सुन लें। जब वो अपने ससुराल जाती है तो जैसे ही ससुराल पहुंचती है और अंदर कमरे में दाखिल होती है, तभी उसकी सास आती है। और जब सास यह देखती है कि उसकी बहू आई हुई है तो वह पागल हो जाती है। अब वह भद्दी भद्दी गालियाँ, भद्दी भद्दी कहानी किस्से उसे सुनाने लगती है। अब यह सुनकर वह रोने लगती है। यहाँ तक कि मीनाक्षी को उसकी सास ने डायल चुड़ैल सब कुछ कह डाला। अब मीनाक्षी रोने लगती है और अपनी बेटी को लेकर उल्टे पांव अपने भाई के साथ घर चली जाती है। घर चली जाती है तो अब 2-3 दिन गुजरते हैं। तभी वह बात करते हुए अपने भाभी और भाई को सुनती है। भाभी उसकी कहती है कि उसने अपने पति को खो दिया है, लेकिन हम लोगों ने जीवन भर का उसका ठेका थोड़ी न लिया है। उसे कुछ करना चाहिए, उसे अपने दिल्ली जाना चाहिए और दिल्ली में जाकर कुछ करना चाहिए, आखिर हमारा भी परिवार है। यह सब कहते हुए अब मीनाक्षी सुन लेती तो रोने लगती है। वो भी सोचती है कि आखिर उसकी भाभी भी सही कह रही है, कब तक उसका साया बन के रहेगी, कब तक उसका खर्च वहन करेगी। अब परेशान होकर वो अपने भाई से कहती कि वो दिल्ली जाना चाहती है। उसका भाई कुछ पैसे वगैरह की व्यवस्था करता है और उसे दिल्ली ले जाकर छोड़ता है, उसी नरेला में जहाँ वह रहती थी। एक किराए का छोटा सा मकान लेती है और उसमें अपनी बेटी को पढ़ाने लगती है वहीं रहकर।
और पास में ही एक दुकानदार रहता है प्रभात नाम का, उसके पास जाती है और काम मांगती है। उधर प्रभात उसे दुकान पर रख लेता है, कपड़े की दुकान रहती है। अब वहाँ कपड़े वगैरह दुकानदार के साथ मिलकर दिखाने का, बेचने का काम करने लगती है। अब इससे कुछ पैसे भी आते थे, 10 से 12 हज़ार रुपये महीने वो कमाती थी और थोड़ा बहुत कुछ बच्चों को कोचिंग वगैरह, ट्यूशन वगैरह पढ़ा के अपना काम चला लेती थी। अब धीरे धीरे बेटी बड़ी होती गई, अब खर्च और ज़्यादा बढ़ने लगा। एक दिन बेटी की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है। अब उसे वो हॉस्पिटल लेकर जाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ से वो सही नहीं होती है। उसके बाद वह उसे लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है। अब वहाँ 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। अब इतना पैसा मीनाक्षी के पास नहीं था। मीनाक्षी काफ़ी परेशान हो चुकी थी। अपने भाई से भी पैसे की बात कहती तो भाई भी जो थोड़ा बहुत पैसा रहता वो देता। अब इधर अपने रिश्तेदारों से, जिसको वो जानती थी, सबसे पैसे मांगती, लेकिन सभी ने मुंह मोड़ लिया। सभी जानते थे कि वो उसका पैसा शायद वापस न कर पाए। वह एक गरीब लड़की है, कुछ पैसे कमाती है, वो पैसे कहाँ से देगी। अब उसकी बिगड़ी हुई हालत पर कोई उसे पैसे देने को तैयार नहीं था। अब वह परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। अब वह रोने लगती है। उसने अपने पति को खो दिया, कहीं वो अपनी बेटी को ना खो दे। अब वह फौरन भागकर जाती है उस दुकानदार के पास जहाँ वह काम करती थी, अपने दुकान वाले मालिक के पास, प्रभात के पास जाकर वह कहती है कि सर मुझको कुछ पैसे चाहिए। उसकी बेटी एडमिट है। करीब वो 20 से 25 हज़ार रुपये की मदद करता है, फिर उसकी बेटी सही हो जाती है। अब बेटी तो सही हो जाती है, बेटी अब स्कूल वगैरह जाने लगती है, लेकिन अब जो पैसे वो कमाती थी दुकान से और ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर, उससे तो सिर्फ घर खर्च चलते थे और बेटी की फीस जमा होती थी। लेकिन वो 25 हज़ार दे तो दे कहाँ से। अब 2 महीने हो जाते हैं। अब इधर दुकानदार जो रहता है प्रभात, वो उससे कहता है कि भाई तुम्हारा जो पेमेंट है उसी में से मैं पैसे को काट लेता हूँ जो मैंने उधार दिया है। अब इधर मीनाक्षी हाथ पैर जोड़ने लगती है कि साहब अगर उसी पैसे में से आप ले लेंगे तो मैं कहाँ से दूंगी, मैं धीरे धीरे करके आपको चुका दूंगी। अब उस पैसे में से 2 महीने तो वो नहीं काटता है उसके पेमेंट से, लेकिन जैसे ही तीसरा महीना आता है वह पेमेंट ही नहीं देता है, उसके पैसे 2 महीने की रोक देता है। अब जिससे उसकी माली हालत ख़राब हो जाती है, बेटी की फीस और घर का खर्च भी नहीं चल पाता। अब वह कई दिनों तक बेटी के साथ बिस्किट खा के रहती, ब्रेड खा कर रहती, किसी तरह काम चलाती, रो रो कर रहती। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन जब वो अपने मालिक के पास जाती है और कहती है साहब इस महीने का पेमेंट दे दो, मेरी बेटी है, मेरा खर्च नहीं चल पा रहा है। अब एक विधवा औरत 35 साल की उम्र में अपने 45 साल के मालिक के आगे हाथ जोड़ती है। तभी वो कमरे में जाता है और उसे कमरे में बुलाता है। कमरे में बुलाने के बाद कहता है देखो, एक शर्त पर मैं तुम्हारा पूरा पैसा माफ़ कर दूंगा, बस तुम मुझे खुश कर दो। अब यह सब बात सुनते ही मीनाक्षी अपनी किस्मत पर रोने लगती है। अब जैसे ही वह उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, मालिक उठता है और उठकर उसके आंसुओं को पोंछता है, मानो जैसे कोई मसीहा आ गया हो। लेकिन वो आंसुओं को पोंछने के बाद उसके शरीर को टच करने लगता है और कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें और जितने पैसे चाहिए ले लो, बस मुझे खुश कर दिया करो। अब इधर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और हालत की मारी हुई लड़की उसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन वह दरिंदा उस विधवा महिला का अपना उसके साथ घंटों तक समय व्यतीत करता, उसका शोषण करता। अब वह आए दिन उस महिला के साथ जब भी मन करता शोषण करता, और महिला हालत की मारी हुई कुछ कर भी नहीं सकती थी, आखिर जाए तो जाए कहाँ। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर कुछ पैसे आने लगते हैं, अब धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगती है। अब वह एक तरह से पति पत्नी की तरह उसका मालिक प्रभात रहने लगता है। तो अक्सर कर उसके घर पर भी एक कमरे पर आता था, कभी सुबह तो कभी शाम, जब भी उसका मन करता था उसे लेकर उसके कमरे पर आता था और उसके साथ संबंध बनाता था। फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था। कभी भी मीनाक्षी अब उसको रोकने की कोशिश नहीं करती है। अब कुछ पैसे वगैरह आया करते थे, पैसे वगैरह की सहायता किया करता था। अब धीरे धीरे घर वर सब कुछ सही चल रहा था। अब देखते देखते साल 2024 आ जाता है। अब इधर बेटी 15 से 16 साल की हो जाती है। जब 15-16 साल की बेटी हो जाती है, बड़ी होने लगती है, अंजलि भी बेहद खूबसूरत रहती है। अब वह पढ़ाई लिखाई कर रही थी, 9वीं
छात्रा रहती। लेकिन इसी दौरान एक दिन प्रभात उसके कमरे पर जाता है और उसकी बेटी से कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ, अपने घर के लोगों से मिलाता हूँ। अब वो अपने घर लेकर जाता है, लेकिन वह उसे घर न ले जाकर दुकान पर लेकर जाता है, जहाँ पर अभी कोई आया भी नहीं था। वो दुकान के एक कमरे में ले जाता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। अब लड़की रोने लगती है, चीखने लगती है कि अंकल ये क्या कर रहे हो, लेकिन प्रभात उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। अब यह देखकर लड़की उसे मना करती है और काफ़ी चाहने के बाद भी प्रभात उसके साथ कुछ कर नहीं पाता है। अब वहाँ से वह लड़की को लेकर फिर उसके घर जाकर छोड़ देता है। अब लड़की जब अपने घर पहुँचती है साथियों, तो अपने माँ मीनाक्षी को सारी बात बताती है। अब मीनाक्षी सोचती है कि उसने किस दरिंदे के साथ किससे पैसे उधार लिए और किसके यहाँ वह भीख मांगने गई थी, किससे गुजारिश कर रही थी कि वह उसकी बेटी की जान बचा ले। अब वो अपनी मजबूरियों पे रोने लगती है कि आज उसके साथ हुआ है, कल उसकी बेटी के साथ भी होगा। अब वो परेशान हो चुकी थी। धीरे धीरे पहली बार में उसे लगा कि शायद बेटी झूठ बोल रही हो, चाहे जो भी हो। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वह घर आता है तो उसकी बेटी के साथ फिर से छेड़खानी करता है। अब वहाँ पर बैठी अपनी माँ को जाकर वो सारी बात बताती है किचन में कि माँ आज फिर अंकल ने मुझे टच किया, मेरे अंगों को टच किया। अब जैसे ही यह बात उसकी माँ सुनती है, वह जाकर उसे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे साथ जो करना है कर लो, तुम बेटी के साथ क्यों करते हो? एक काम करो, तुम मुझे छोड़ दो और तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं करना है। अब प्रभात इस पर कहता है, अरे नाराज़ क्यों होती हो, मैं तो बस, मेरी बेटी है, बस इसको प्यार कर रहा था, यूं ही तुम लोगों ने गलत समझ लिया। लेकिन अब माँ को भी लगता है कि शायद प्रभात सही कह रहा हो, इतने दिनों से आता जाता है, कभी बुरी नज़र से बेटी को देखा नहीं। बेटी को समझाती है और समझा बुझाकर छोड़ देती है। एक दिन फिर वह दुकान पर ही रहती तो प्रभात वहाँ से उठता और फिर से उसके घर जाता और घर जाने के बाद उसकी बेटी से कहता कि उसकी माँ ने उसे बुलाया है। कार में बैठा कर लेकर जाता और कार में उसके साथ फिर से अश्लील हरकतें करने लगता है। अब वह उसकी बेटी को भी अपने जाल में फंसाना चाहता था। कई सारे पैसे देता तो कभी कुछ गिफ्ट करता। तब यह बात वह फिर अपने माँ को बताती है कि आज फिर प्रभात अंकल मुझे घुमाने के लिए ले गए थे। अब जब यह सब बात वह सुनती है तो वह समझ जाती है कि कहीं ना कहीं वह उसे भी अपना निशाना बना रहा है, वह हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाना चाहता है। अब करीब 17 मार्च को साल 2024 वो अपने कमरे पर जब आती है, रात करीब 8 बजे, अपनी बेटी को सोने के लिए कहती है और जब उसकी बेटी सो जाती है तो वह दूसरे कमरे में प्रभात को फ़ोन कर बुलाती है और प्रभात को फ़ोन कर बुलाती है। जब प्रभात आता है तो उसे चाय पिलाती है। प्रभात चाय पीता है और चाय पीने के बाद प्रभात को लगता कि आज की रात तो बहुत अच्छी गुजरने वाली है। वह बेहद खुश था। उसके बाद चाय पीते ही जब उसकी आँखें खुलती है, यानी कि चाय पीते उसे नींद आने लगती है, और जब आंखें खुलती है तो वह देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वह एक कमरे में है। और फौरन ही जब उसकी नींदें खुलती हैं तो जो मीनाक्षी रहती है वो उससे पूछती है कि सच सच बताओ, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया और तुम क्या करना चाहते थे? अब वह बार बार मना करता रहा, लेकिन बेटी बार बार बताती कि मेरे प्राइवेट अंगों को टच किया, मेरे शरीर के इस शरीर अंगों को टच किया। अब वह जुल्म की मारी हुई महिला, विधवा महिला, हार मानने का नाम नहीं लेती है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो अपनी बेटी को सुरक्षित रखना चाहती थी। साथियों, अब वो एक पास में रखा हुआ बेंट उठाती है और उससे उसकी इतनी पिटाई करती है कि वह चीखने लगता, चिल्लाने लगता। अब यह देखकर आसपास के लोग आ जाते हैं, दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। तभी महिला उसके हाथ पैर खोलती है और खोलने के बाद लोगों को बताती है कि यह बार बार हमारे घर में आकर मेरे साथ दुष्कर्म करता था, और अपनी पूरी कहानी बताती है और फिर मेरे बेटी के साथ भी ऐसी हरकत को अंजाम देता है। अब लोग उसे पकड़ते हैं और उसकी कुटाई करते हैं, और कूटने के बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है, प्रभात को गिरफ्तार करती है और पास्को एक्ट में लड़की के साथ छेड़खानी करने के जुर्म में भी उसे जेल भेज दिया जाता है और कई सारे एक्ट लगाकर प्रभात को जेल भेज दिया जाता है। अब जब इस घटना को लोग सुर्खियों के माध्यम से पढ़ते सुनते तो लोग हैरान थे कि कहते हैं कि वक्त का कोई भरोसा नहीं होता है, कोई करोड़पति भी भिखारी बन जाता है और भिखारी भी करोड़पति बन जाता है, और वक्त कब किसके साथ क्या खेल खेले यह किसी को पता नहीं है। एक लड़की
का बचपन में पिता छिन जाता है और जवानी में उसका पति छिन जाता है। पूरी ज़िंदगी उसकी रोते हुए गुजरती है। साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।